मौलाना आज़ाद, उन्होंने बहुत ही कम उम्र के साथ सहाफ़त शुरू कर दी। अल हिलाल उनका पेपर था, उसके अल अल बलाग उनका पेपर था और अंग्रेज़ों ने उनको बहुत परेशान किया। उनके जो पैसे जो थे अखबार चलाने की जो ज़मानत की रकम थी, उसको भी उन्होंने ज़ब्त कर दी। बहुत सारे स्टेट्स में उनके ऊपर पाबंदी लग गई और उनको बहुत सारा जुर्माना भी देना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा। लेकिन मौलाना आज़ाद ने एक सच्चे पत्रकार की हैसियत से उन्होंने सच की बात कही और उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ना जो है एक पत्रकार का, एक कलमकार का एक धर्म है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज 11 नवंबर है और आज पूरा देश मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को याद कर रहा है। खास तौर पर उनका जो सेकुलरिज्म के लिए कंट्रीब्यूशन था। पहले वो आज़ाद मुल्क के एजुकेशन मिनिस्टर थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और एक लंबे वक्त तक बाकायदा फ्रीडम फाइटर के तौर पर, जाहिर है उस वक्त सभी लोग फ्रीडम फाइटर थे, तो उनको याद किया जा रहा है और उनका जो कुछ कंट्रीब्यूशन मुल्क की गंगा जमनी तहजीब बनाने में, खास तौर पर पाकिस्तान का जो अलग होना था वो उसके खिलाफ थे और वो उनकी राय थी कि मुसलमानों को यहाँ से नहीं जाना चाहिए और बहुत लोग यहाँ रहे, इसी वजह से पाकिस्तान नहीं गए। इस पर हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर अभय कुमार साहब से, जो आपको उर्दू अखबारात में अक्सर उनके कॉलम नजर आते होंगे और उन्हें हाल ही में मौलवी मोहम्मद बाकिर, जो सबसे पहले उर्दू अखबार के एडिटर के तौर पर और जंग आज़ादी के पहले कुर्बान किए जाने वाले, बल्कि कुर्बानी देने वाले जर्नलिस्ट के तौर पर जिन्हें जाना जाता है, उनके नाम का अवार्ड उन्हें हाल ही में मिला है आलमी यौम उर्दू के मौके पर। बहुत बहुत मुबारक हो अभय कुमार साहब, आपको ये अवार्ड मिला और आप मुसलसल उर्दू अखबारों में आर्टिकल्स लिख रहे हैं और मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं कि आपने पीएचडी जेएनयू से की है हिस्ट्री से और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं। अभय कुमार जी, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि आप किस लिए, क्योंकि आपने मजमून भी लिखा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर, आप क्यों उनको इतना अहम समझते हैं ऐसे दौर में जबकि लोग एक अलग किस्म के चश्मे से सभी को देख रहे हैं? वो मुसलमान थे और पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। आप क्या कहते हैं, क्यों उनको याद किया जाना चाहिए? आपका बहुत-बहुत शुक्रिया काज़मी साहब कि आपने एक बार फिर मुझे मौका दिया अपने प्लेटफ़ॉर्म पे। सबसे पहली बात तो ये कि आज पूरा मुल्क जो है वो मौलाना आज़ाद की जो बर्थ एनिवर्सरी है, उनका जो विलादत है, उसको मना रहा है और हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि उनकी पैदाइश जो है नवंबर 11 को 1888 में 1888 में मक्का में हुई थी। लेकिन बाद में कुछ ही साल बाद उनके वालिद साहब किसी सर्जन डॉक्टर से मिलने की वजह से या कोई और वजूहात की वजह से वो हिंदुस्तान वापस लौट आए और उसके बाद से वो लोग फिर दोबारा जो हैं वो मक्का उनकी फैमिली नहीं गई। हिस्ट्री की किताबों में इस बात का भी ज़िक्र मिलता है कि असल में उनके जो मौलाना आज़ाद का जो ख़ानदान है उसका ताल्लुक दिल्ली के एक बहुत ही रिलीजियस, बहुत ही मज़हबी और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से था। फिर किसी वजह से वो मक्का चले गए और फिर कलकत्ता वापस आ गए। तो मौलाना आज़ाद साहब जो थे, उनकी जो तालीम जो है, वो तालीम जो है रवायती तौर पे उन्होंने उर्दू, अरबी, फ़ारसी इसका खूब मुताला किया है और मदरसा और ज़्यादातर उनकी पढ़ाई जो है घर पे ही हुई है। जो हम आज के दौर में जो हम कहते हैं ना कि जदीद तालीम जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाते हैं, डिग्रियाँ लेते हैं, पीएचडी और एमए, इस तरह की तालीम उनकी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी मौलाना आज़ाद जो हैं, उनका शुमार भारत के एक बहुत ही बड़े स्कॉलर के तौर पे होता है। उनको तारीख की बहुत ज़बरदस्त समझ थी, उनको अरबी ज़बान बहुत अच्छी तरह से आती थी, उनको फ़ारसी बहुत अच्छी आती थी
और उनको उनका जो हाफिजा था वो बहुत सारे आशार तो हैं, बात-बात पर कह सकते थे। हर मतलब जो भी जैसा मौका माल हुआ, उससे मुताबिक वो किसी शायर को, किसी कवि को, किसी पोएट को वो कोट कर सकते थे। तो ये तो मानना पड़ेगा कि वो एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे पढ़ने-लिखने में, इल्म में। और कुछ जब उनके बारे में लोगों ने जब मौलाना आज़ाद के बारे में लिखा तो लोग ये भी कहते हैं कि वो एक स्कॉलर पहले थे और पॉलिटिशियंस बाद में थे। उनको बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना और आजकल आप देखते हैं ना आज के दौर में कि अपने आप को ज़्यादा प्रचार करना, अपने आप को लोगों के सामने पेश करना और ये कहना कि मैं बड़ा काबिल आदमी हूँ, मेरे फॉलोअर्स तुम लोग बन जाओ। इस तरह की चीज़ उनके अंदर में नहीं थी, पढ़ने-लिखने वाले इंसान थे वो, बहुत पढ़ते थे। और जब मौलाना आज़ाद साहब का जब उनका इंतकाल हो गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने पार्लियामेंट में उनको जब खिराज अकीदत पेश किया, तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि मैं अपने अल्फाज में उसको आपको समराइज़ कर रहा हूँ जो नेहरू जी ने कहा कि बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे दानिश्वर हैं, लेकिन मौलाना आज़ाद की खूबी ये थी कि जो भी अतीत यानी जो माज़ी में जो अज़ीम चीज़ें थी और जो जदीद दौर की जो अज़ीम चीज़ें थी, उसका गहवारा है। मतलब द ग्रेटनेस ऑफ द पास्ट एंड द ग्रेटनेस ऑफ द प्रेजेंट, हुँ। वो दोनों का एक गहवारा है, वो दोनों का एक मेल-जोल है, एक संगम है। यानी अच्छी चीज़ें जो पुराने ज़माने की हैं, उसे भी हमें नहीं खोना है और जो नई चीज़ें, नया ज़माना जो हमारे सामने पेश कर रहा है, वो भी उसको ठुकराना नहीं है। तो मौलाना आज़ाद के बारे में आपने जो सवाल किया कि क्यों उनकी अहमियत है, तो सबसे पहले उनके हम रिलीजियस थॉट से ही हम शुरू करते हैं कि क्यों अहम है। तो मौलाना आज़ाद साहब जो थे, वो इस बात के बहुत बड़े कायल थे कि हमें कुरान का मुताला जो है, खुद से करना चाहिए। और वो बहुत ज़्यादा तक़लीद करना माने फ़ॉलो फ़ॉलो करना किसी को, किसी के पीछे चलना, किसी को आँख बंद करके किसी को अपना पेशवा मान लेना, इसके वो बहुत बड़े कायल नहीं थे। तो सबसे बड़ा जो उनका एक कंट्रीब्यूशन ये था कि आप अगर आपके कुछ मसाइल हैं, तो आप जाइए और जो इस्लाम की सबसे इम्पोर्टेंट किताब जब जो अल्लाह का जो कलाम है, जो अल्लाह के जो वर्ड्स हैं, उसको जाके आप उसको पढ़िए और उससे आप रोशनी हासिल कीजिए और उससे आप रहनुमाई हासिल कीजिए। तो इसलिए मौलाना आज़ाद की सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था कि अहद-ए-उस्ता में बहुत सारी किताबें ऐसी लिखी गई और उस ज़माने के लोगों ने इस्लाम की ऐसी तशरीह की कि मौलाना आज़ाद को ये लग रहा था कि कुरान का जो असल स्पिरिट है, जो प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनके ज़माने में जो सहाबा कराम के ज़माने में जिस तरह से इस्लाम को समझा गया, जो फितरी तौर पर समझा गया, बाद के जो स्कॉलर्स लोग आए, उन्होंने अपने ज़माने की बातों को ध्यान में रखते हुए या बहुत सारे फ़लसफ़ी को पढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया कि इस्लाम को इस्लाम के नुक्ते नज़र से ना समझने के बजाय उन्होंने इस्लाम को दूसरे अफ़कार के नज़रिए से समझने की कोशिश की और इसमें उनके मुताबिक उसमें भटकाव हो गए। तो हुँ। मौलाना आज़ाद ने सबसे पहली बात ये कही है कि भाई आप जो है कुरान को जाके पढ़िए और कुरान से आप सबसे पहले उससे रोशनी हासिल कीजिए। दूसरी बात मौलाना आज़ाद की ये थी कि वो सर सैयद अहमद खान से भी बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान के वो बहुत जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो बानी हैं, उनके बहुत बड़े फैन भी थे और बहुत बड़े उनके आलोचक और नक्काद भी थे। फैन इस मामले में थे कि जो ये एक सोच थी सर सैयद अहमद खान की कि हमें मॉडर्न एजुकेशंस को लेना है, हमें जदीद दौर की जो तब्दीलियाँ हैं, उससे अपने आप को मुँह नहीं छुपाना है, हमको वो अपने चेहरे के ऊपर चादर डाल के नहीं सो जाना है, दुनिया कहीं भी जाए, ऐसी बातें नहीं थी और अंग्रेजी ज़बान को भी लीजिए को साइंस की जो तरक्की को लेके जो सर सैयद अहमद खां के अंदर में जो एक इस्लाह मुआशरा का जो स्पिरिट था, उससे भी बहुत ज़्यादा वो मुतासिर थे। हुँ। और वो सैयद अहमद खां सर सैयद से इस बात से उनका इख्तिलाफ था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हमें महाज खोलने की ज़रूरत है। उनके खिलाफ हमें लड़ने की ज़रूरत है। उनके साथ एक पहले के दौर में था लोगों को मुसलमान में कुछ बहुत सारे लीडरों को ऐसा लगता था कि भाई 1857 की जंग के बाद अब हालात ठीक नहीं हैं, अभी तालीम हासिल कर लो, सियासत में सीधे मत जाओ,
तो इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करते थे। उनको लगता था कि नहीं, एक साम्राज्यी हुकूमत के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उनके ऊपर जो है सर सैयद अहमद खां, ये जो सियासी जो मामला है, उसमें वो सर सैयद अहमद खां से दूर चले जा रहे हैं और जलालुद्दीन अफ़गानी जो हैं, जो कि वेस्ट एशिया और इजिप्ट और दीगर इलाकों में उनका बड़ा असर था और जो मोहम्मद अब्दुह थे, जो बहुत बड़े, आपको कहने का मतलब है कि वो इस्लाम के अंदर में बहुत रिफॉर्म चाहते थे, नए सोच के लोग थे और दीन को भी पकड़े हुए लोग थे। ऐसा नहीं है कि दीन को वो लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन नई तब्दीलियों को भी हमें उसको उससे मुंह नहीं मोड़ना है और जो नौ आबादी जो निजाम है, जो इंपीरियलिज्म है, उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़नी है। तो आप देखेंगे कि मौलाना आजाद के अंदर में सर सैयद की जो बातें, जो साइंस और जो मॉडर्निटी और समाज को आगे लाना, ये सारी चीजें उन्होंने सर सैयद से ली। लेकिन जो सर सैयद की जो सियासी फिक्र थी, उसको उन्होंने खैरबाद कहा और सियासी फिक्र के लिए वो जमालुद्दीन अफगानी साहब के पास चले गए और उनका असर हिंदुस्तान की अगर आप तारीख में देखेंगे तो मौलाना आजाद, उन्होंने बहुत ही कम उम्र के साथ सहाफत शुरू कर दी। अल हिलाल उनका पेपर था, उसके अल अल बलाग उनका पेपर था और अंग्रेजों ने उनको बहुत परेशान किया। उनकी उनके जो पैसे जो थे अखबार चलाने की जो जमानत की रकम थी, उसको भी उन्होंने जब्त कर दी। बहुत सारे स्टेट्स में उनके ऊपर पाबंदी लग गई और उनको बहुत सारा जुर्माना भी देना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा। लेकिन मौलाना आजाद ने एक सच्चे पत्रकार की हैसियत से उन्होंने सच की बात कही और उन्होंने कहा कि मुल्क की आजादी के लिए लड़ना जो है एक पत्रकार का, एक कलमकार का एक धर्म है। और मैं एक चीज आपके सामने कोट करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बार एक स्टेटमेंट दिया कि आई बिलीव दैट लिबर्टी इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी नेशन एंड इंडिविजुअल। यानी जो आजादी है वो हर इंसान का जो है ना, वो उसका बुनियादी उसका हक है, वो लेकर रहेगा आजादी, वो डरेगा नहीं। और उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने भी ये सब बात कही कि जो आज के जमाने में आप देखते होंगे ना 124 ये दफा जब लगता है, जिसको हम कहते हैं सेडिशन का मामला, वो उन लोगों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया गया और उन्होंने उसकी मुखालफत की और कहा कि नहीं, हम हक की बात कहेंगे। तो सबसे पहली बात तो दो चीजें मौलाना आजाद की जो जिंदगी है, जो अफकार है, वो हमें आज दर्श देती है। हम मौलाना आजाद को इसलिए नहीं हम उनको याद कर रहे हैं कि वो मुसलमान हैं, हम इसलिए भी मौलाना आजाद को इस नहीं याद कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम है। आज के दौर में ऐसे ऐसे वजीर तालीम हमारे मुल्क को मिल रहे हैं जिनको तालीम से कुछ लेना देना ही नहीं है। और हम इसलिए भी उनको याद नहीं कर रहे हैं कि वो किसी सियासी पार्टी के लीडर थे। हम उनकी फिक्र, मुल्क के लिए उनकी खिदमत, समाज के लिए उनकी जो नसीहत है, जो उनके दर्स हैं, जो उनके आमाल हैं, जो उनके अफकार हैं, इसलिए हम उनको याद कर रहे हैं। और दो चीजें मैंने आपको बता दी। एक चीज ये है कि मजहब के अंदर में जो क्या कहेंगे, जो दकियानुसी आ गई है, उसे हम लोगों को छोड़ देना है। मजहब जो है उसको, मजहब के जो असल जो बुनियाद हैं, जो असल जो उसके जो रूट्स हैं, वहां पे हमें जाने की जरूरत है। जो असल प्रिंसिपल है उसको अपनाने की जरूरत है। और जो बीच में जो बोलते हैं ना, बहुत घाल मिल जो बहुत ज्यादा हो जाता है, उससे इंसान को निकलने की जरूरत है। और मौलाना आजाद ये भी बार बार कह रहे हैं कि तमाम मजाहिब के बीच में, तमाम धर्मों के बीच में एक यूनिटी है, उसके बीच में एक मुमासलत है, उसके बीच में एक, आप देखेंगे कि बातें वही कही जा रही है। अगर डिफरेंसेस कहीं हैं तो वो जाहिरी चीजों के अंदर में है। तो हमें जाहिरी चीजों की के डिफरेंसेस को लेके हमें एक मजहब को दूसरे मजहब के खिलाफ लड़ाने वाली जो सियासत आजकल चल रही है, उसको हमें उस तरह की सियासत को हमें कभी भी अपनाना नहीं चाहिए। हिंदू धर्म के अंदर में जो असली जो टीचिंग है, या इस्लाम धर्म के अंदर में जो टीचिंग है, या जो ईसाइयत के अंदर में टीचिंग है, या जो जैन धर्म के अंदर में है, अगर आप उनके अंदर में उसके कोर में जाएंगे तो आप पाएंगे वहां पे इंसानियत है। अगर हम लड़ाई और झगड़ा जो करते हैं तो हम उसके इंटरप्रिटेशन पे, उसकी बाहरी चीजों को लेके, रस्म और रिवाज को लेके, जो कि रिलीजन का बहुत अहम हिस्सा नहीं है, बिल्कुल बेसिक पार्ट्स नहीं है। तो बेसिक जो फीचर्स हैं उसमें ज्यादा इख्तलाफ नहीं है, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं, वहां पे यूनिटी है। और जहां यूनिटी नहीं है, जहां झगड़ा है, वो जाहिरी चीजें हैं। तो मौलाना आजाद ये बात कह रहे हैं कि इंसानियत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसानियत के नाम पे, आपको एक भाईचारे के नाम पे, हमें मजहब के बीच में जो अच्छी चीजें, जो कॉमन चीजें हैं,
उन सारी चीजों को अंडरस्कोर करने की जरूरत है। ये नहीं कि जाहिरी चीजों को हम ले लें, छोटी छोटी बातों को लेके हम समाज के अंदर में लड़े, हम अपने आप को हिंदू कहें और मुसलमान कहें। जी। अच्छा, अभय कुमार जी, आपने बहुत ही कम अल्फाज में उनकी पर्सनालिटी को एक तरह से बताया। खास तौर पे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिस तरह से जद्दोजहद की बात की, मॉडर्न एजुकेशन की बात की, सच्ची पत्रकारिता की बात की, मजहब में लड़ने की गुंजाइश नहीं है बल्कि आपस में मिलने की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है, इंसानियत की बात। अब ये सारी बातें तो किसी भी समाज को मजबूत करने के लिए, मुल्क को मजबूत करने के लिए है। आज जिस तरह से देखने की कोशिश की जाती है, उससे कैसे बचा जाए और इन टीचिंग्स को कैसे आम किया जाए, क्या तरीका अपनाया जाए? सबसे पहली चीज तो हम ये करें कि जो अच्छी बातें हैं वो नए जनरेशन को हम बताएं। ये चीजें नहीं बताई जा रही है। ये जो मौलाना आजाद की जो कारकर्दगी है, उनके जो खिदमात हैं, उसको दबाया जाता है। और जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में या तो खामोश रहे, नहीं तो मजहब के नाम पे लोगों को लड़ाया, नहीं तो माफीनामा लिखा, या फिर उन्होंने अंग्रेजों की तरफ से काम किया, उन्हीं को आज सच्चा देशभक्त बना के पेश किया जा रहा है। आपको पता है, जो लोग मीडिया में जो ऊपर बैठे हुए लोगों से पैसा ले रहे हैं या उनके रहमो करम पे जी रहे हैं, जो मुनाफाखोरी ही उनका जो पहला धर्म है, ऐसे लोग सच्ची बात नहीं दिखाएंगे। इसलिए आपका और हमारा फर्ज है कि हमसे जो बन पाए हम अच्छी चीजों को बताएं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मौलाना आजाद के अंदर में एक इंसानियत जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और उनके अंदर में धर्म के को लेके एक एक कहने का मतलब है, उसके एक लिबरलिज्म है उसके अंदर में। उसके अंदर में बहुत, आपको भी इस्लाम की क्या खूबी है? इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है कि ये धर्म अपने मानने वालों से ऐसी चीजों का मुतालबा नहीं करता है, ऐसी चीजें डिमांड नहीं करता है जो कोई इंसान पूरा ही ना कर सके। उसको प्रैक्टिकल बनाना है, उसको प्रैक्टिकल बनाना है। अगर ऊपर वाले की इबादत करना है तो इबादत के टाइम पे इबादत करनी चाहिए, काम करने के वक्त में काम करना चाहिए, सोने के टाइम में सोना चाहिए। एक बैलेंस होना चाहिए चीजों के अंदर में। और आजकल धर्म के नाम पे क्या है? लड़ाई, झगड़ा, और यही समझा जा रहा है कि धर्म का मामला हो गया सिर्फ पूजा और पाठ। अरे धर्म का सबसे बड़ा मामला है गरीबों की खिदमत, एक अच्छे मुआशरे की तश्कील, और जो कमजोर, जो मिस्कीन है, उनकी मदद करना। अगर आप कुरान मजीद को ले लीजिए, तो मेरा जितना छोटा मुताला है उसकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूं, जहां पे सलात और जहां पे नमाज की बात आ रही है, उसी अगले जुमले में गरीबों को और मिस्किनों को मदद करने की भी बात आ रही है। तो धर्म का कहीं भी मतलब ये नहीं कि हमारा धर्म सबसे बेहतर है, हम बहुत महान हैं और हम लड़ाई झगड़ा करेंगे, अपना धर्म लोगों पे थोपेंगे। अगर आपका धर्म अगर 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि दूसरे मज़ाहिब से बेहतर है, तो जब तक आपकी जिंदगी बेहतर नहीं होगी, जब तक आप अपने धर्म के अच्छे उसूल को, अच्छे मैसेज को लोगों को अपनी जिंदगी में नहीं उतारेंगे, तब तक आपके धर्म के प्रति लोगों करीब नहीं आएंगे, लोग उसे भागने लगेंगे। तो मौलाना आजाद जो थे, उनको ये बात बहुत ही अच्छी तरह से मालूम थी कि हमें हिंदुस्तान जैसे मुआशरे में हिंदू और मुसलमान जो हैं, उनको एक साथ लेके चलने की जरूरत है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं, ये बात नहीं बताई जाती है। 1920 के करीब में महात्मा गांधी जी भारत की सियासत में वो दखल दे चुके थे। और उस जमाने में जो खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था, उस जमाने में आपको मौलाना आजाद जो थे, वो गांधी जी के मुकाबले में अगर कहा जाए, तो अगर उनकी शोहरत गांधी जी से ज्यादा नहीं थी, तो हिंदुस्तानी सियासत में उनसे कम भी नहीं थी। यानी गांधी जी जब भारत में आके जंग आजादी की लड़ाई कर रहे हैं, उस वक्त तक मौलाना आजाद अपनी लेखनी, अपनी तहरीर, अपनी कारकर्दगी, अपनी सियासत, अपनी फिक्र की वजह से वो हिंदुस्तान में एक जाना पहचाना चेहरा है। और मौलाना आजाद की एक सबसे बड़ी खूबी क्या है कि वो बहुत ही कम उम्र से लिखना पढ़ना शुरू कर दिया। और कई बार तो क्या होता था कि किसी मजलिस में बोलने के लिए जाते थे, तो लोगों को ये लगता था कि ये मौलाना आजाद नहीं,
मौलाना आजाद ने शायद अपने बेटे को वो यहाँ पे भेज दिया है तकरीर करने के लिए। तो बहुत ही कम उम्र से वो बहुत ही ज़हीन थे। और एक मैं पढ़ रहा था कि मौलाना आजाद के बारे में किसी ने ये कहा कि मौलाना आजाद जिस दिन पैदा हुए 50 साल की उम्र की जो फिक्र होती है उनको उसी वक्त हासिल हो गई। तो महात्मा गांधी जी, अली ब्रदर्स और जमीयत उलमा हिंद और हिंदुस्तान के तिलक जी और बाकी जितने भी लोग थे, उस जमाने में एक मन बनना शुरू हो गया कि भाई अगर हिंदुस्तान को आजादी हासिल करनी है तो हम लोगों को अब अंग्रेजों के साथ जो होता है ना मीठी मीठी बातें करना या उनसे कुछ फायदे का तवक्को करना, ये नहीं चलेगा। अब हम लोगों को एक इनकलाबी सियासत करने की जरूरत है। और खिलाफत आंदोलन ने हिंदुस्तानी तारीख को ये कहा कि हमारे मजहब और धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम लोग एक साथ रोटी, कपड़ा, मकान, सियासत, मईशत, इस बिंदुओं पे, इस मसले पर एक साथ आ सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई किसान है तो चाहे हिंदू किसान हो चाहे मुसलमान किसान हो, खेती करने के जो तरीके होते हैं एक ही होते हैं। अगर कोई तालिब इल्म है, कोई विद्यार्थी है, तो उसी को चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान है, उसको उसी तरीके से एग्जाम पास करने पड़ते हैं। कोई सिपाही है, कोई फौजी है, वो भी मादरे वतन के लिए उसको भी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो दीन का जो मामला है वो हमारा पर्सनल है, और जो दुनियावी चीजें हैं उसमें हम जो दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनके बीच में एक इत्तेहाद हो सकता है। और खिलाफत आंदोलन के दौरान जो देवबंद स्कूल था, जो जमीयत उलमा हिंद थी, जो अली ब्रदर्स थे, जो मौलाना आजाद थे, महात्मा गांधी जी थे, इन लोगों ने एक नई फिक्र दी और उस फिक्र को उन्होंने जमीन पे उतार के दिखाया। अंग्रेजों को उन्होंने दिखाया कि जब हिंदू और मुसलमान एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो आप यहाँ पे रूल नहीं कर पाएंगे। और वहां पे उन्होंने जो एक नजरिया हिंदुस्तान की जो जंग आजादी और तारीख में दिया, उसको हम कहते हैं अंग्रेजी में कंपोजिट नेशनलिज्म, और हिंदी और उर्दू में हम कह सकते हैं साझी विरासत, या कह सकते हैं आपको मुश्तरका तहजीब। और इसका जो बेसिस है ये कुरान और प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनके दौर से लिया गया कि मदीना का जो चार्टर जो था, मदीना का जो मुआहदा था, उसमें प्रोफेट मोहम्मद ने गैर मुसलमानों के साथ, जिसमें जूस भी थे, यहूदी भी थे और उसमें पैगन लोग भी थे, उन सारे लोगों के साथ इत्तेहाद किया। और उन्होंने समाज के ऊपर जो बुराई थी उससे लड़ने के लिए, समाज के ऊपर जो आफत थी उससे लड़ने के लिए, मुल्क के ऊपर जो बाहरी खतरा था उससे लड़ने के लिए विभिन्न विभिन्न संप्रदाय, धर्म और मिल्लत के लोगों के साथ उन्होंने एक साथ दोस्ती की और उसके साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो ये मौलाना आजाद, हुसैन अहमद मदनी, देवबंद स्कूल, हिंदुस्तान के तमाम उलमाए कराम जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं या मेरे मुताले में उनका नाम अभी तक नहीं है, ये महात्मा गांधी जी, ये बहुत बड़ी हिंदुस्तान को बचाने की, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की, हिंदुस्तान को आजादी देने का जो फॉर्मूला था, इसका नाम है कंपोजिट नेशनलिज्म, जिसे आजकल जो भगवा ताकते हैं उसको कुचलने की और उसको तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभय कुमार जी। ये सोशल मीडिया पर थोड़ी लिमिटेशन होती है और आपने बहुत ही मुकम्मल अंदाज में उनकी शख्सियत को और उनके नजरियात को रखा है। मुझे उम्मीद है कि वो लोग भी जो नहीं जानते वो उनके बारे में जरा जहन खोल करके सोचें और मुल्क में आपस में प्यार मोहब्बत के साथ कंपोजिट कल्चर, गंगा जमनी तहजीब, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। ये नफरत फैलाने वाली ताकतें आज हैं, कल हुकूमत में शायद ना हो, लेकिन ये मुल्क बाकी रहेगा। इस मुल्क को बाकी रखने के लिए, समाज को बाकी रखने के लिए, समाज में एकता बाकी रखने के लिए हमें आपको सभी को काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय कुमार जी, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।